प्रणव सर, वी आर लाइव नाउ। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज के ब्रीफिंग में। वैसे समय जबकि चारों तरफ अंतहीन दुख है, अस्पतालों के आगे लोग लाचार खड़े हैं, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, दुकानों से दवाइयां लगभग समाप्त हैं, ऑक्सीजन के अभाव में पिछले कई दिनों कई मौतें हुई। बेटा अपने पिता को कांधा देने के बजाय गाड़ी के छत पर लेकर शमशान जाता है। शमशान के बाहर लंबी कतारें लगी, टोकन बंट रहे हैं, लकड़ियां खत्म हो गई। ऐसे में हमारी सरकार और उनके नवरत्नों में शुमार स्वास्थ्य मंत्री हम ये बता रहे हैं कि सब ठीक है, उनकी तैयारी बेहतरीन है, किसी चीज का अभाव नहीं है। क्या है सच्चाई, विस्तार से आपको बताएंगी हमारी प्रवक्ता आदरणीय सुप्रिया श्रीनेत जी। ओवर टू यू सुप्रिया जी। धन्यवाद प्रणव जी, और आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं आशा करती हूँ आप सब लोग जहां पर भी हो और आपके घर वाले भी, आपके मित्र भी पूरी तरह से सुरक्षित हो। मुश्किल है ये कह पाना कि कितने लोग इस समय जो जूम कॉल से जुड़े हैं वो इस आपदा को झेल रहे हैं अपने घरों में। एटलीस्ट मैं तो झेल रही हूँ, और जिस तरह का मंजर देखने में आ रहा है भयावह है। खैर, आज हम जरूर बात इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अगर आप आगरतला से कांडला तक, लद्दाख से कन्याकुमारी तक, पूरे देश में आज एक आतंक का माहौल है, एक भय का माहौल है। मौत का जो मंजर है, जो ऐसा लग रहा है कि मौत हमारे सर के ऊपर मंडरा रही है। और मुझे अपनी लिविंग मेमोरी में नहीं याद है कि पूरे देश ने ऐसा कोई बेबसी, ऐसा कोई बदहाली का ये रूप, ये स्वरूप कभी देखा हो इससे पहले। आप अस्पताल पहुंच जाइए, वहां पर बिलखते हुए लोग हैं, ऑक्सीजन की कमी से, दवाइयों की कमी से, उपचार के ना चलते लोग सच में त्राहिमाम कर रहे हैं। बचपन से सुना था ये शब्द त्राहिमाम, और मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार अपने जीवन में इसको क्रियान्वित होते हुए देख रही हूं मैं। और मैं कहीं पर संवेदना है, कहीं पर निराशा है, और कहीं पर बहुत गुस्सा भी है। और इसलिए है क्योंकि चीजें संभल सकती थी, और इसी के लिए अभी हम बात करेंगे। मैं खुद क्योंकि पर्सनल तौर पर इस चीज से जूझ रही हूं, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर आपका कलेजा है तो किसी अस्पताल चले जाइए, किसी इमरजेंसी के बाहर खड़े हो जाइए, और वहां पर देखिए कि किस तरह से मौतें हो रही हैं, किस तरह से मानवता का गला घुट रहा है। अगर इलाज संभव हो जाता है तो आप बहुत लकी हैं। कहीं इलाज नहीं संभव है, कहीं पर अगर जीते जी आपका इलाज नहीं हो पाता है, मौत हो जाती है, तो आपकी ठीक से विदाई भी नहीं हो पा रही है। आप शमशान घाट जाइए, जहां पर पहले होल्डिंग एरिया होता था, लोग बैठते थे, हाथ पैर धोते थे, वहां तक चिताएं जल रही हैं। और कहीं पर ऐसा लगता है कि चाहे शमशान हो या कब्रिस्तान हो, और ये सिर्फ राजधानी दिल्ली की बात नहीं है, पूरे देश की कहानी है। भयावह दृश्य है। चिताएं इतनी जल रही हैं कि अगर ऊपर से एरियल व्यू दिखे तो जैसे पुराने दिखता था कि दिए जल रहे हैं, उस तरह से इतनी नंबर ऑफ चिताएं जल रही हैं। कब्रिस्तान चले जाइए, लखनऊ के कब्रिस्तानों में तो तख्ती लगा दी गई है कि हमारे पास जमीन नहीं है, जमीन खुद खोज लीजिए, और खुदवाने वाले भी ले आइए, क्योंकि हमारे वाले तो पहले ही कब्रें खोदने में उसी में बिजी हैं। जब इतनी रोंगटे खड़े करने वाली ये तस्वीर आती है तो जरूर ये लगता है कि हमारे लोग इस मंजर को समझ रहे हैं। जरूर ये लगता है कि हमारे नीति निर्माता संवेदना रखते हैं। पर इतनी रोंगटे खड़े वाली तस्वीरों के बीच में, इस बेबसी के आलम में, हमारे स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल स्थिति ज्यादा बेहतर है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहती हूं, उनके सर पर लगता है बड़ा गहरी चोट लग गई है, और अगर गहरी चोट नहीं लगी है तो वो मानवता का मूल धर्म, मूल मंत्र भी भूल चुके हैं। वो सत्ता के अहंकार में इतने चूर हो चुके हैं कि उनको लोगों का दुख, उनकी वेदना दिखाई नहीं दे रही है। अप्रैल 2021 में मार्च 2020 से स्थिति बेहतर हो गई है। ये किस मुंह से वो बोल रहे हैं? और ये मैं बहुत गुस्से से बोल रही हूं, क्योंकि लोगों के अंदर आज आक्रोश है, लोगों के अंदर आज गुस्सा है। और मैं बोलना चाहती हूं कि लाशों के काफिलों के बीच में आप चले जाइए किसी शमशान घाट के बाहर, और किस तरह का लाशों का काफिला लगा है, इस बात को बोलने के बाद उनको हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए।
लेकिन सवाल जरूर पूछूंगी, और सवाल इसलिए पूछूंगी क्योंकि सवाल पूरी मुस्तैदी से पूछना जरूरी है। इस बदइंतजामी का जिम्मेदार कौन है, क्यों स्थिति ऐसी हो गई, और इनके अंदर तो नैतिकता है नहीं कि ये इस्तीफा दे दे। इसलिए हम मांग करते हैं कि इनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। ये वही स्वास्थ्य मंत्री हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी के आगाह करने पर कहा था ऐसी कोई बात नहीं है, वो डर फैला रहे हैं। ये वही स्वास्थ्य मंत्री हैं जो कहते थे कोरोना का एंड गेम आ गया है। ये वही स्वास्थ्य मंत्री हैं जो एक कारोबारी बाबा का जाके कोरोनिल का प्रचार करते थे, साइंस को ताक पे रख देते थे। ये किस मुंह से इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं? इनके बारे में कुछ बातें बता दूं, और बातें बतानी जरूरी है। आज हमारे देश में हर चीज की किल्लत है। ऑक्सीजन की किल्लत है, बेड की किल्लत है, अस्पतालों की किल्लत है, वैक्सीन की किल्लत है, रेमडेसिविर की किल्लत है। और विडंबना तो यह है कि हम इस सब चीजों में विश्व के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है। ऑक्सीजन के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं, वैक्सीन का लैब कहा जाता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, हमारी जेनेरिक ड्रग्स दुनिया भर को जीवित रखती है, और आज हमारे यहाँ ही किल्लत आ गई। तो कुछ आंकड़े आपके साथ जरूर शेयर करूंगी जो दिखाएगा कि कैसे डॉक्टर हर्षवर्धन, जो इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो स्वास्थ्य मंत्री ने इस देश का कलंक कहे जाने लायक है। 15, मैं वैक्सीन से शुरू करती हूं क्योंकि वो भी बहुत एक उस पर राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है। 15 दिन में हमारा टीकाकरण 45% गिर गया। आप लोगों से पूछिए, लोगों के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि टीका है ही नहीं। बड़े बड़े सेंटर्स बंद हो रहे हैं, राज्यों में 800-800 सेंटर्स बंद हो गए। एक ही आंकड़ा है, 15 दिन में 40 से 45% के बीच में वैक्सीनेशन गिर गया है, क्योंकि प्रचुर मात्रा में टीके उपलब्ध ही नहीं है टीकाकरण के लिए। हम रेमडेसिविर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 38,80,000 है। 38,80,000 रेमडेसिविर की इंस्टॉल्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी है 7 कंपनियों की। रेमडेसिविर का भी एक्सपोर्ट कर दिया गया, जैसे वैक्सीन का तालियों के लिए एक्सपोर्ट किया था, रेमडेसिविर का भी एक्सपोर्ट कर दिया गया। 38,80,000 की कैपेसिटी होने के बावजूद भी आज रेमडेसिविर का घोर किल्लत है। और अब एम्स को मजबूरन लिखना पड़ा है कि वो प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है। लोग उसको एडमिनिस्टर, लोग उसको अपने कागजों पे ना लिखें, डॉक्टर्स अपने प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्राइब ना करें। 38,80,000 बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी, इसको भी एक्सपोर्ट किया गया। दिक्कत क्या थी? आईसीएमआर का एक सीरो सर्वे आया था जिसने कहा था बड़ी आपदा आने वाली है, उसको इग्नोर किया गया। स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन हेल्थ ने आगाह किया था कि प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए होगा, ऑक्सीजन का इंतजाम करिए, इस देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है सेकेंड वेव में, उसको इग्नोर किया गया। एक्सपर्ट कमिटी को इग्नोर किया गया। यहां तक कि सरकार का जो साइंटिफिक टास्क फोर्स है उसने फरवरी और मार्च के महीने में मिलना भी जरूरी नहीं समझा। जब केसेस बढ़ रहे थे, जब 1, 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख केसेस हो रहे थे, इन्होंने जरूरी नहीं समझा कि वो एक बार मिले साइंस फोर्स। तो सीरो सर्वे इग्नोर हुआ, हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी इग्नोर, हेल्थ का स्टैंडिंग कमेटी इग्नोर हुई, एक्सपर्ट कमेटी इग्नोर हुई, साइंस फोर्स मिला नहीं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो ईगॉम की मीटिंग 22 अप्रैल 2020 को हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि इंडस्ट्रियल को मेडिकल सिलेंडर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए। उसमें मॉनिटरिंग सेंटर की बात करी गई थी, कैबिनेट सेक्रेटरी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बातचीत करी थी। उसके बाद 22 अप्रैल 2020 के बाद ईगॉम की मीटिंग जो हुई है वो 15 अप्रैल 2021 में हुई है, एक साल बाद, जब देश में 2,16,000 केसेस हो गए थे। तो मुझे बताइए कि अंततोगत्वा ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये किसकी जिम्मेदारी थी कि बैठकर आकलन किया जाए, देखा जाए कि कैसे यूएस और बाकी जगहों में सेकेंड वेव आ रही है, और साइंटिफिकली प्रूवन था कि हमारे यहां ये वेव 3 महीने बाद आती। कैसे प्रूव किया जाए कि किस तरह से ये बदइंतजामी है, ये जानबूझकर बेवकूफी करी गई है, ये जानबूझकर क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ना करना है, ये मुंह मोड़ना, इसको मैं क्या नाम दूं? क्यों दिस इज ऑलमोस्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस। सरकार ने जानते बूझते हुए किस चीज की तैयारी करी, ये आज पूरा देश पूछ रहा है। आज देश में जिस तरह का आतंक और दुख का माहौल है, मैं जरूर पूछना चाहती हूं कि उसके बारे में स्वास्थ्य मंत्री जी क्या कहेंगे। आप आज मटर छीलेंगे? आप आज अंताक्षरी खेलेंगे? आप आज रामायण देखेंगे टीवी पर? आप क्या कहिएगा? लोग बिना स्वास्थ्य के अपनों को खो रहे हैं। आप क्या कहिएगा उस औरत से जिसने कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल
सांस देने की कोशिश करी अपने कोरोना पॉजिटिव पति को, उसके बाद भी खो दिया। आप क्या कहिएगा उस बेटी से जिसके पिता कहीं लुप्त हो गए, यूपी के हॉस्पिटल सिस्टम में मिल ही नहीं रहे? आप क्या कहिएगा उस बेटी से जिसने अपनी मां को सरकारी अस्पताल में तो भर्ती कराया, लेकिन 1.5 दिन बाद पता चला कि उनके पास एक बूंद पानी का और थोड़ा सा खाना भी नहीं पहुंचा है? आप क्या कहिएगा इन लोगों से? चुप रहो यहां पे। आप क्या कहिएगा इन लोगों से? आप किस तरह से समझाइएगा कि स्थिति कितनी भयावह है? और मैं कुछ राज्यों की बात इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि ये पॉलिटिक्स का मुद्दा नहीं है, लेकिन राज्यों की बात करना भी जरूरी है। आज राज्यों में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश के तुगलकी फरमानों से तो भगवान बचाए। पहले फरमान आया, एडमिशन चाहिए, सीएमओ की चिट्ठी लेकर आओ। चलो थोड़ा सेंस आया, 6-7 दिन बाद वो फरमान हटाया गया। फिर एक नया फरमान आया गवर्नमेंट ऑर्डर का कि आपको कितना ऑक्सीजन दिया जाएगा इसका निर्णय डॉक्टर नहीं करेगा, सरकार द्वारा गठित एक समिति करेगी। ये कौन सी मूर्खता है मैं नहीं जानती हूं। आपकी सांसें अगर सिलेंडर से चल रही है घर पर, तो उसका रिफिल लेने के लिए आपको पुलिस की अनुमति चाहिए होगी। ये उत्तर प्रदेश के फरमान है। एक नया फरमान है, अगर डॉक्टरों ने या स्वास्थ्य कर्मियों ने या किसी ने भी ऑक्सीजन की किल्लत पर आवाज उठाई तो उसके खिलाफ एनएसए लगा दी जाएगी। किसी ने भी आवाज उठाई तो आपकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। जब आज जरूरत है कि ध्वस्त व्यवस्था में आपकी नाकामियों के चलते डॉक्टर अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहा है, उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसको थपथपाया जाए। योगी जी की जो सरकार है और उनका जो निरंकुश प्रशासन है, वो कानपुर में डॉक्टर को जेल में डाल देता है। कौन जाएगा? योगी जी जाएंगे इंजेक्शन लगाने, लोगों को सुविधा पहुंचाने? उनका प्रशासन जाएगा? क्या एक डीएम जिसकी इतनी हिम्मत थी, उसने डॉक्टर को अस्पताल में डाला, क्या वो एक इंजेक्शन लगा सकता है किसी को? बुखार के लिए एक दवाई दे सकता है? ये निरंकुश शासन उत्तर प्रदेश का है। अब आगे सुनिए, जब चुनी हुई सरकारों को मुर्दों के टीले देखकर सर झुका लेना चाहिए, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं? मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं जो मृत हो गए उनके बारे में क्या बात करनी है, वो कौन सा आकर बोलने वाले हैं? सच है खट्टर जी, सच है, लाशें बोलती नहीं है, लेकिन उनके पीछे की वेदना और चीखकर बयां करती है कि आप कितने नाकाम, कितने निकम्मे और कितना कुशासन भरा है आपके प्रशासन में। वो बयां करती है आपकी नाकामी, आपकी विफलताओं का पुलिंदा है वो लाशें। आप कहते हैं ना मृत बोलते नहीं है, मृत बोलते हैं, और वो बयां करते हैं आपने कैसे उनकी हत्या करी। और हाँ, मैं हत्या का शब्द बहुत जिम्मेदारी से प्रयोग कर रही हूं यहां पर। कैसे माफ किया जाए उत्तराखंड के उस मुख्यमंत्री को जिसने पहले तो कुंभ कराने की इजाजत दी और फिर, हम सब सम्मान करते हैं धर्म का, लेकिन उसके बाद कहा कि गंगा का पानी वैक्सीन का पर्याय है, एक जैसे उसके प्रभाव होंगे। ये किस तरह की गैर जिम्मेदाराना लोग हैं? ये लोग शासन चलाने के काबिल भी हैं? ये पूछना पड़ेगा। और मैं जरूर पूछना चाहती हूं, आज तक तमाम वीडियो आ रहे हैं जहां पर भाजपा के बहुत सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है, भाजपा में होने से शर्म आ रही है, भाजपा कार्यकर्ता होने से शर्म आ रही है। उन सब लोगों को भी आप चुप करा दीजिएगा। वो भी देशद्रोही हैं, वो भी एंटी नेशनल हैं, या वो भुक्तभोगी हैं और वो आपकी पोल खोल रहे हैं। मैं मोदी जी के बारे में जरूर कुछ कहना चाहती हूं, क्योंकि मोदी जी को सत्ता की लोलुपता में, चुनावी सभाओं में, तालियों की गड़गड़ाहट में, भाड़े की भीड़ देखकर उनकी बाँछें खिल जाती थी। जब 2.5-3 लाख का आंकड़ा हो गया था, वो तब भी इस देश में रैली कर रहे थे। मोदी जी 7 साल से आप सत्ता में हैं और आज आप सिस्टम के पीछे छुपना चाहते हैं। क्या होता है सिस्टम, ये जरा बताइएगा मुझे। सिस्टम का मतलब है आप जो शासन में हैं, आप जो सरकार चला रहे हैं। आपके कुछ चुनिंदा मीडिया के साथी भले आपकी छुपने में मदद करें सिस्टम के पीछे, लेकिन ये देश का व्याप्त जो दुख है, जो आक्रोश है, वो आपको छुपने नहीं देगा। काशी को क्योटो बनाने चले थे ना आप, आज काशी में पढ़िए अखबारों को, बता रहे हैं कि कैसे कंधा देने के लिए भी 5,000 रुपए देना पड़ रहा है। आप 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में सैर करके क्या करिएगा? आप आज भी सेंट्रल विस्ता बनाने पर तुले हुए हैं। आपने लोगों की जान जोखिम में वहां पर डाल दिया एसेंशियल सर्विस कहकर। क्या एसेंशियल सर्विस है? एक पार्लियामेंट बनाना एसेंशियल सर्विस है? 162 ऑक्सीजन प्लांट की कीमत
केवल 200 करोड़ रुपए थी, और एक नए पार्लियामेंट, क्योंकि सेंट्रल विस्ता में 2-3 फिगर्स है, सिर्फ एक पार्लियामेंट की कीमत 900 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 970 करोड़ रुपए के आसपास है। 5 गुना कीमत है। उस पैसे में आप कितने ऑक्सीजन प्लांट, आप कितनी वैक्सीन, आप कितनी दवाइयां, कितने अस्पताल, कितने वेंटिलेटर, कितने बेड, कितनी प्रचुर मात्रा में ये सब उपलब्ध करा सकते थे। लेकिन आपको लगता है कि आपका नाम इमारतों पर रखा जाएगा। मोदी जी, शासक अपने शासन काल से याद किए जाते हैं। इमारत ढह जाती है, इमारतों से लोग अमर नहीं होते हैं। अमर और ख्याति लोगों को अपने काम से प्राप्त होती है। क्या करिएगा आप 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमकर और 20,000 के सेंट्रल विस्ता में बैठकर, जब इस देश में त्राहिमाम मच गया है, जब देश मुर्दों का टीला बनता जा रहा है। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं मोदी जी, मैं ये भी बोलना चाहती हूं, हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। आप सब ने वो इंटरव्यू पढ़ा होगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर दहिया की, वो स्टेटमेंट जहां पर वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री पूरी तरह से नाकाम है, पूरी तरह से विफल है, पूरी तरह से फेल हो चुके हैं कोरोना के प्रबंधन में, और इनफैक्ट वो एक सुपर स्प्रेडर भी है। आप किस मुंह से यूके और यूएस के पास जा रहे हैं? आप क्या कहिएगा उन देशों को जो पलटकर आपसे पूछ रहे हैं कि आप अपने वैनिटी खर्चों को, अपने सेंट्रल विस्ता को, अपनी ऐसी चीजों को बंद नहीं कर रहे हैं? आप किस मुंह से इसको एसेंशियल सर्विस बनाते हैं? लोगों की जीविका चला रहे हैं आप। इस तरह की बयानबाजी सिर्फ वो लोग करते हैं जो इमारतों पे अपना नाम देखना चाहते हैं। खैर, मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी। मुझे लगता है कि आज देश में संवेदना की जरूरत है, आज देश में सहानुभूति की जरूरत है। आज हर सूबे का मुख्यमंत्री अपने सूबे का अभिभावक के रूप में है। उसको जरूरत है कि वो लोगों के घाव पे मरहम लगाए, लोगों को डराए धमकाए नहीं, मृतकों का मजाक नहीं उड़ाए, लोगों के ऊपर एनएसए नहीं लगाए। आज जरूरत है कि बीमारों को इलाज मिले। और सच ये है कि देश हमारा इस कगार पे आकर इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि 1 साल से आप सिर्फ जबानी जमा खर्च करते रह गए। You took your foot off the pedal, and which is why we are where we are. How can the empowered group of ministers that was deciding on oxygen meet after an entire year? It met on the 22nd of April 2020 and then again on the 15th of April 2021. How could we have controlled corona? What preparation could we have done? And we once again believe, अगर जॉर्डन के स्वास्थ्य मंत्री मार्च के महीने में 6 लोगों की मौत पर क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से हुई इस्तीफा दे सकते हैं, तो आपका कुछ ना कुछ तो मॉरल कंपास जरूर होगा ना डॉक्टर हर्षवर्धन। और अगर नहीं है तो आपके बॉस, आपके मुखिया प्रधानमंत्री योगी जी, जागिए और देखिए देश में कितना आक्रोश है, और नाकाम लोगों को, विफल लोगों को निकालना शुरू करिए। शुरुआत तो खैर आपसे होनी चाहिए, लेकिन डॉक्टर हर्षवर्धन को तो बर्खास्त तुरंत करिए। जो आंकड़े हैं ना, वो आपकी, आपके प्रशासन की और आपके स्वास्थ्य मंत्री की विफलताओं को चीख चीख कर बयां कर रही है। आई एम हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस। थैंक यू सुप्रिया जी। Sorry, I got a little emotional, but you have to go to the hospitals, and I know many of you are battling this. I'm speaking to a lot of you. I'm sorry, I'm angry. I'm sorry, I'm emotional. But you have to go to the hospital to realize how bad the situation is. I mean, I'm having to go to a private hospital which is very plush with services, and even there, the number of deaths that one is seeing. In 45 minutes, I saw 4 people dying in an emergency. This is the biggest tragedy of our times, and I don't think blame game, I don't think trying to mask numbers. टेस्टिंग क्यों कम कर रहे हैं? हम दिल्ली में टेस्टिंग कम कर रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग कम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आरटीपीसीआर 60, 70, 80% होना चाहिए। आरटीपीसीआर हो रहा है लेस देन 50%। 2.5 लाख की टेस्टिंग में 1 लाख आरटीपीसीआर हो रहा है। कैसे पता चलेगा? सबसे पहला स्तंभ भी बीमारी से लड़ने का टेस्टिंग है। दिल्ली ने भी आरटीपीसीआर की टेस्टिंग कम करी है, 6 दिन बाद रिजल्ट आ रहा है, और आप सबको पता है 6 दिन में तबीयत, बिगड़ती हुई तबीयत इरिवर्सिबल हो जाती है। आई एम सॉरी अगर मैं इमोशनल साउंड कर रही हूं, आई एम सॉरी इफ आई एम साउंडिंग एंग्री, बट दिस इज द स्टेट of everybody who's battling this disease. This is the state of every Indian today who's lost someone, and lives that could be saved. जो जीवन बहुत सारे गए हैं वो बचाए जा सकते थे अगर समय रहते प्रबंधन किया गया होता। और सरकार आज अपना ठीकरा राज्य सरकारों के सर पे बिल्कुल ना फोड़े। मैं ये बार बार बोलना चाहती हूँ, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है। ये भी सच है कि आवंटन आप कर रहे थे वैक्सीन का अभी तक,
आप कर रहे थे ऑक्सीजन का आवंटन, आपने 45 साल से छोटे लोगों का, कम लोगों का आवंटन आप कहा राज्य सरकारों को करने को, लेकिन किसी भी पोर्टल पर कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। कितने ही स्वास्थ्य मंत्री राज्य सरकारों के, जब उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट से या बाकी जगहों से कांटेक्ट किया, दो ही डुओपोली आपने बनाई हुई है, उन लोगों ने कहा कि 15 मई से पहले हम कोई आपूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि 15 मई तक हम सिर्फ केंद्र सरकार की वैक्सीन बना रहे हैं। कहां से लगाएंगी राज्य सरकारें? आप ठीकरा राज्य सरकारों के सर पर क्यों फोड़ रहे हैं, जबकि मैपिंग और आवंटन ऑक्सीजन का आप कर रहे थे? और ये बात साफ है, तुषार मेहता जी जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने कोर्ट में जाकर कहा है कि प्राइवेट लोगों को क्यों लिखा जा रहा है चिट्ठियां, हमें आना चाहिए जो भी अतिरिक्त ऑक्सीजन है। अगर आपके पास आएगा तो जब किल्लत होगी तो किसको बोला जाएगा? इस बात का जवाब दीजिए। आप क्या कहिए मां को जिसका 25 साल का बेटा ऑक्सीजन की कमी से चला गया? आपकी पूरी की पूरी पॉलिसी वैक्सीनेशन की गलत थी। आपने क्यों कोमॉर्बिडिटीज को नहीं दिया? आपने क्यों वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया? आपने क्यों रेमडेसिविर को एक्सपोर्ट किया? आपने क्यों ऑक्सीजन को एक्सपोर्ट किया? और एक्सपोर्ट करने के बाद बजाय देश से माफी मांगने के आप टर्न अराउंड करके कहते हैं कि वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन था। कौन बेवकूफ है इस देश में? क्या आपको नहीं पता है कि इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया जा सकता है? आज से 6 दिन पहले आपने अनुमति दी कि नाइट्रोजन सिलेंडर्स में ऑक्सीजन को कैरी किया जा सके। ये तो सब जानते हैं कि ये हो सकता था, और ये शासनादेश पहले क्यों नहीं आया? ये किस तरह की बातें हो रही हैं? इन बातों के बारे में जवाब तो सरकार को देना ही पड़ेगा, और जवाब सिर्फ हम नहीं, जवाब आज पूरा देश मांग रहा है। सॉरी प्रणव जी, गो अहेड। Thank you, Supriya ji. No, you were not out of place. In fact, through the day, we keep grappling with the whole thing, and it's just not us. In fact, all our friends in the media, they are also facing the same thing, that they're all dealing with just requests for oxygens, for medicines, for beds, for ambulances. So we all relate to it. I will start taking questions in order of request. Supriya Bhardwaj ji, after that Sunil Prabhu, and then Siddharth ji. Supriya, please come in from TV9. सुप्रिया मैम, ये मेरा सवाल जो है वो उत्तर प्रदेश से ही है। यहाँ पर जो प्रदेश में पंचायती चुनाव हुए थे, उसके संबंध से ड्यूटी करने वाले लगभग 135 शिक्षकों की और उनके 7 के लोगों की मृत्यु हो गई है। अब जो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है, उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा है कि एक तो पंजाब चुनाव तत्काल स्थगित किए जाएं, ताकि और जो संक्रमित हैं उनको निःशुल्क इलाज, जो मृतक हैं उनको 50 लाख रुपए तक की जो है हेल्प देनी चाहिए। आपको इस पर क्या कहना है? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या करीब 23 करोड़ है और वहां पर पंचायत चुनाव हो रहे हैं। बिहार की जनता 13 करोड़ है, वहां पर पंचायत चुनाव स्थगित कर दिए गए हैं। और मरता क्या ना करता, मुझे भी जाकर पंचायत चुनावों में कुछ वक्त गुजारना पड़ा। और मैं सच बताऊं, हर वो दिन जो हम पंचायत चुनाव में गए थे, ऐसा लग रहा था कि मौत का कफन बांध के आप घूम रहे हैं। और जब बहुत स्थिति भयावह हुई तो कहा गया, भैया माफ करो, जिसको लड़ना है लड़ो, बाकी लोग घर पे बैठो, टेस्टिंग हो नहीं रही है, इलाज हो नहीं रहा है, स्थिति बहुत भयावह है। ये बिल्कुल सच है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने से 135 शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशकों की मौत हो चुकी है। ये सरकारी आंकड़ा है, ये डॉक्यूमेंटेड है। इसमें से कितना अनडॉक्यूमेंटेड है वो मैं नहीं बता सकती हूँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये अनडॉक्यूमेंटेड है। तो जरूरी है कि आज, और ऐसा नहीं है कि आगाह नहीं किया जा रहा है। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश सरकार से कहा था कि जिन 7 जिलों में विस्फोटक स्थिति हो गई है वहां पर लॉकडाउन लगाया जाए। उस कहे को माना नहीं गया। मैं मानती हूं कि उच्चतम न्यायालय ने उस आदेश को स्टे कर दिया था, लेकिन सच ये है कि अगर उच्च न्यायालय कुछ अपने संज्ञान में लेकर कह रहा है तो चुनी हुई सरकार को ज्यादा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। लेकिन प्रचार हो रहा है, आप तस्वीरें देखिए, आप घबरा जाइएगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, तेलंगाना में देखिए, कल जब जुलूस निकला है, वो तस्वीर देखकर मुझे लगा शाबाश, ऐसे हम कोरोना को बचाएंगे। और मेरे मुंह से वही शब्द निकले। भयावह भीड़, जबरदस्त लोग, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है। ये सब कोरोना कैरियर्स और कोरोना के सुपर स्प्रेडर्स हैं। और ये किस तरह से अनुमति इसकी करने को दी जा रही है, भगवान ही मालिक है। मैं आशा करती हूं कि सोई हुई सरकार अभी जागेगी, और जरूर जो आपने मुआवजे की, जो आपने हेल्प की, जो आपने कॉम्पनसेशन की बात करी, वो हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। Thank you. Sunil Prabhu from NDTV, please ask your question. Supriya, I have 2 questions. One, of course, the most immediate is about the national rollout of the vaccination, which is going to start. I want to know from Congress rule states, are you able to get
the required funding the required vials that you all are wanting in terms of vaccines, because we are getting reports across the country that there has been a shortage. In fact, virtually with great difficulty now, people are able to get their vaccinations as of today in any spot. So that's one point. The second, and I'm happy that you have raised something that we in our channel raised about the essential services and the Central Vista project. But my simple point is that there is a collusion here between the Delhi government and the central government and the Speaker of the Lok Sabha in conniving to get ahead with these vanity projects. What is the Congress going to do to stop this collusion of the Speaker of the Lok Sabha, of the Delhi government and the central government? Because what is priority? What is essential service today? And that is something that needs the connivance of all three. Unmute yourself, Supriya ji. Sorry, I said fair enough. I will take your first question first, Sunil, and I will not refute what your channel has been reporting. As far as vaccination is concerned, I'll give you one small example. Shri Raghu Sharma ji, the Rajasthan Health Minister, had approached Serum Institute for vaccines, and he was told by the institute that nothing is available before the 15th of May. The institute is right now in the process of preparing vaccines only for the central government. Now, the reality is that the states have been burdened with vaccinating the population under the age of 45 years. They have to bear the burden so far at very, very high costs, multiple times of what the central government is doing. That said, Congress governments have said that they will vaccinate people and vaccinate them freely. But how do you vaccinate if the central government has created a duopoly? And this is not a market force. Please remember, if these were market forces, no, this is a state created duopoly. You have only allowed 2 vaccine manufacturers in this country, and because of which we are seeing the kind of shortage that we are. With all due respect to the 2 vaccine makers, why could the licensing regime that Dr. Manmohan Singh referred to in his letter, which of course was very rudely replied to by the health minister, who I think has no business being the health minister of this country, he had said that there should be temporary licensing, many more manufacturers should come in, and that will ensure a steady supply. The reality is that right now, no vaccines are being supplied. At least I tried to register myself till about 1, and I couldn't do it. And I think that's the story that I see all over the net for people below 45 here. I think they can vouch for that. Vaccines are not available. Forget for the under 45, even for over 45, people who have taken appointments, those appointments are getting cancelled. We hear of reports in Odisha, in Maharashtra, everywhere. And there's data, right? In the last 15 days, vaccination has fallen by nearly 40-45%. What do you attribute that to? So having said that, yes, we are seeing a similar shortage. We do hope the government wakes up to the possibility of the licensing suggestion that Dr. Singh had given. That's a very that's a suggestion that we had previously resorted to while cancer drugs were concerned in 2012. That's a suggestion that countries like Israel have worked with and have successfully delivered. And I wish that happens, because failing which, states will not have the vaccines to vaccinate the people that they would desire to. So that's the first question. The second question, as far as Central Vista is concerned, one of the things that people in the BJP turn around and tell you is that this is a project which will generate livelihood. The project has been declared an essential service, and the reason that has been given is it has to complete by the 30th of November 2021. I want to understand, with the rising and the frighteningly rising trend of death and destruction in this country, is this project essential? Should we be spending money on that? 20,000 crore rupees. There is, and I said, there is one parliament building in that which is being made at a cost of 970 crores. 162 oxygen plants at the cost of 201 crores. Almost 5 times that money. Look at how much more could we do with this. When we seek help from countries overseas, should we not cut down on our vanity expenditure before that? The reality is that there's absolute collusion, and this is not without a reason where I say that Mr. Kejriwal keeps taking a leaf out of Mr. Modi's books, or whether it is his theatrics or his drama. The reality is that there is complete collusion. The reality is that the Lok Sabha speaker should have put a stop to this. There has to be a moral compass. The civil society is talking about it. The way it was hurriedly
processed, how environment norms were bypassed by breaking the project into various parts. All of that debate set aside. Today, we need to put and divert every possible resource into fighting corona. What point is a new parliament? What point is the symbol of new democracy when our people who make that democracy are not safe? And that's my limited answer. And anybody colluding should be held responsible. And that includes the central government, the Delhi government, and of course also the Lok Sabha speaker. If I'm not right, I think the deputy commissioner issued those passes. 180 vehicles, even during the curfew, even during the lockdown, 180 vehicles are ferrying people to that location from places like Karol Bagh, Kirti Nagar, places 11, 15 kilometers away from the site. This may turn out to be a super spreader. What is the point of doing this? Forget the safety hazard. The moral compass should not allow you to spend even a penny on this, given how people are dying due to the absence of resources in this country. सुप्रिया जी, इसी सवाल का जवाब हिंदी में भी। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सेंट्रल विस्टा जैसे जो प्रोजेक्ट्स पर अभी भी पैसा खर्चा हो रहा है, वो कहीं पर सरकार की उदासीनता को ही नहीं, उनके विभत्स मानसिकता को भी बयां करता है। हम किस मुंह से विश्व से मदद मांग रहे हैं जब हम अपने ही खर्चों को सीमित नहीं कर पा रहे हैं? हमें क्यों चाहिए एक सेंट्रल विस्टा, ये मैं जानना चाहती हूं। हमें 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए सिर्फ 201 करोड़ रुपए चाहिए। हमें सेंट्रल विस्टा का एक पार्ट, एक नया पार्लियामेंट बनाने के लिए 970 करोड़ रुपए चाहिए, 5 गुना। उस 5 गुने में हम कितने वेंटिलेटर, कितने अस्पताल, कितने बेड, कितना ऑक्सीजन, कितना रेमडेसिविर, कितनी वैक्सीन, कितना कुछ कर सकते थे अपने लोगों के लिए। किस मुंह से हम सेंट्रल विस्टा बनवा रहे हैं? हमारे लिए ये लोकतंत्र का जो नया प्रतीक है, उसका क्या मतलब है? जो लोकतंत्र के लोग हैं, अगर वो सुरक्षित नहीं है। आज आपको नहीं लगता कि इस देश में हर एक संसाधन, एक एक पाई, एक एक पैसा कोरोना की इस महामारी से लड़ने में, और इस महामारी में रिसोर्सेस, संसाधनों के अभाव से जो लोग मर रहे हैं, उनको बचाने में खर्चा होना चाहिए? ये एक विभत्स गंदी मानसिकता को दिखाता है। 180 व्हीकल्स, ये डेटा है, 180 व्हीकल्स लोगों को इस जगह लेकर आती हैं रोज काम के लिए, लॉकडाउन और कर्फ्यू के बावजूद। जो डिप्टी कमिश्नर ने पास दिया उसको एसेंशियल सर्विस कहा गया। ये कौन सी एसेंशियल सर्विस है, जरा मुझे बताइएगा। ऑक्सीजन का मिलना एसेंशियल सर्विस है, वैक्सीन का लगना एसेंशियल सर्विस है, रेमडेसिविर का मिलना एसेंशियल सर्विस है, या सेंट्रल विस्टा का बनना एसेंशियल सर्विस है? मैं बार बार कहती हूं, मोदी जी इतने दिशाहीन, इतने नेतृत्व विहीन ये सरकार है कि वो भूल चुके हैं कि आपको देश आपके शासन के लिए याद रखेगा। आपका इतिहास में नाम आपके शासन के लिए, और अब तो मैं कहूंगी आपके कुशासन के लिए अंकित होगा। इमारतों पर अपना नाम लिखाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश ने आपको शासन चलाने के लिए चुना था, और आपने उनको बुरी तरह से डिसअपॉइंट किया। Sorry to just come again, Supriya. Just as we speak, people have started trying to get onto the CoWIN app in terms of application, and just as you reported, you weren't able to do it. There are millions of others who are unable to do it, and Maharashtra has very categorically stated that they are not going to be able to roll out from the 1st of May for above 18 years of age. So are we going to see now a collapse of what is going to be the world's biggest billion vaccination exercise? In terms of in recent memory, I can't see something going down so fast. And who is responsible for this, Sunil? The reality is that somebody has to get up and take cognizance of this matter and put up his hand and say, yes, I have failed. And Mr. Prime Minister, Miss Dr. Harshvardhan, you are the two people who have completely failed this country. I mean, I know of so many people, and like you rightly pointing out, the CoWIN app, you try and register there, you cannot. So what was this bogey about free vaccination for all, vaccination below 45 from the 1st of May, when you do not have the vaccines? The reality is, you started saying Utsav. At a time when people were dying, you wanted to celebrate God alone knows what. The reality is that due to the shortage of vaccine, lesser people were vaccinated in your so-called Utsav, in your so-called celebration, than they were before. Lesser people are being vaccinated today. And you are absolutely right. There is complete collapse of the system. And may I say, what is system? System is the government. System is the government of the day. The elected government cannot run away and cannot hide behind system. The elected government of the day has to say, on what ground did you say that things will be open after the 21st, after the 1st of May? Where is the vaccine? Who can vaccinate? And then what you will do is your petty
politics will start blaming the state governments. Will you assure the state governments of vaccines? No, you can't, because there is no vaccine available. On what ground did you export 6.5 crore vaccines when you should have kept that for our people? On what ground did you have faulty negotiation norms with Serum Institute? On what ground are you keeping quiet when these institutions are asking for very hefty sums from state governments? Should you not negotiate prices for the state government? There was a 35,000 crore vaccination fund that was announced in the budget this year. With all due respect, Madam Nirmala Sitharaman, I would want to ask you, what is that money being put to use for? How much of that money has been utilized? Because my own assessment tells me, if you are going to vaccinate half the population at over 45, even 80 to 90 crore people, you will only use 13,500 crore out of that fund. What is the rest of the money being used for? You cannot provide vaccine dosage. There is nothing in the pipeline. It will be a while before the foreign guys start coming in and getting their vaccines. You are not even willing to tweak the licensing regime so that more manufacturers can come in. On what grounds are you saying people can be vaccinated? There are 4 pillars to fighting this virus: testing, treatment, tracking, and vaccination. There's lesser testing happening. There is no vaccination. Treatment not happening. Who are we tracking? Absolutely no one. Please tell me, who can we track from the Mahakumbh? Please tell me the number of people we can track from the Panchayat elections in UP. Please tell me the number of people we can track from that Vijay Sabha in Telangana yesterday. Has the government just turned a blind eye to the plight of the people? Because it certainly seems so. I just wanted to add that Punjab bit to the question, Supriya ji, that Principal Secretary Health wrote to Serum Institute they ordered 30 lakh vaccines, and the Serum Institute has not responded, indicating that they may not get on time, so there'll be no rollout in Punjab as well. Yes. Moving to the next share it with us. Please share us that letter here. Please share that letter with us. Yes, it's there in the media, Sunil. I'll share that with you. I'll move to the next question. Siddharth from ANI. Siddharth ji, please come in. सुप्रिया जी, बहुत ध्यान से आपकी बात सुनी है मैंने, बट आपसे 2 सवाल पूछना चाहूंगा। एक दिल्ली के मुतालिक है, जहां पर ऑक्सीजन का खेल सबसे बड़ा है और ज्यादातर मौतें ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रही है। क्या अब ऐसा वक्त आ गया है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद आगे आना चाहिए? जब जैसे पहले गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने मिलकर बात करी थी और एक सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंटर बना 10,000 बेड का, जिसको बाद में हालांकि जो है हटा भी दिया गया था, दोबारा बनाया गया। ऐसा स्थिति होनी चाहिए। क्यों गृह मंत्रालय आगे नहीं आ रहा है? और दूसरा सवाल बड़ा ये है, वैक्सीनेशन की जैसे बात कर रहे हैं, अगर वैक्सीनेशन को इतना लाइटली लिया जाएगा तो हम अभी तो ये जो इस वेव से झेल रहे हैं ये तो है ही, इससे बड़ी और वेव की हम एक तैयारी कर रहे हैं अगर हम वैक्सीनेशन को इतनी लाइटली ले रहे हैं। रघु शर्मा ने आज नहीं कहा, वो 3 दिन से ये बात कह रहे हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ने हाथ खड़े कर दिए। पंजाब सरकार ने साफ बता दिया है अब कि हाथ खड़े कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट। तो ऐसे में अपोजिशन के तौर पे कांग्रेस पार्टी एक मुहिम क्यों नहीं बनाती और सरकार से बात करने के बाद जो और संवैधानिक ऑप्शन है आपके पास, चाहे वो कोर्ट के पास जाना हो, चाहे वो राष्ट्रपति के पास जाना हो, तो क्या वो भी आप तलाशने से गुरेज क्यों कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले वाला सवाल आंसर करती हूँ आपका दिल्ली के ऑक्सीजन के बारे में। देखिए, ऐसा होता है कि सुर्खियां बटोरने का एक वक्त होता है और काम करने का एक वक्त होता है। गृह मंत्री इन्वॉल्व हो जाएंगे और सारा बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये सुर्खियां बटोरने के लिए और सॉरी टू से न्यूज चैनल्स के लिए 5-6 बजे के अच्छे चैनल्स और प्राइम टाइम डिबेट्स के लिए अच्छा है। हाउ अमित शाह स्टेप्स इन एंड एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। मैंने भी टीवी किया है, मुझे पता है किस तरह से ये सुर्खियां मिलती हैं। लेकिन आज वास्तविकता यह है कि दिल्ली में लोगों की बिना ऑक्सीजन के मौत हो रही है। इसके 2 लोग दोषी हैं। जितने दोषी इसके अरविंद केजरीवाल हैं, उतने ही दोषी इसकी मोदी सरकार भी है। मोदी जी हैं, उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्योंकि यह भी सच है कि ऑक्सीजन की मैपिंग, ऑक्सीजन का आवंटन अभी तक केंद्र सरकार ही कर रही है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, केंद्र सरकार ही मैपिंग करती है, केंद्र सरकार ही आवंटन करती है। ये मेरा पहला पॉइंट है। मेरा दूसरा पॉइंट है, कल मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात सुन रही थी, वो कह रहे थे हमने क्रायोजेनिक सिलेंडर मंगा लिए हैं थाईलैंड से और ऑक्सीजन प्लांट हमने फ्रांस से मंगा लिए हैं। आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे 1 साल से, जरा मुझे ये बताइएगा। आप भी दिल्ली ने बड़ा आपको प्यार और विश्वास दिया था,
और पूरे आश्वासन के साथ आपको गद्दी दी थी। आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे 1 साल से? आपको 1 साल क्यों लग गए ये डिसाइड करने में कि हमें क्रायोजेनिक सिलेंडर कहां से बनाने चाहिए? आपको क्या फटकार लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट ने कि कोई आपके घर पर आकर तो ऑक्सीजन दे नहीं जाएगा? तो आपने क्या प्रिपरेशन करी? ये तो दिल्ली सरकार से सवाल है। और देश की सरकार ने क्या प्रिपरेशन करी है, जानते हुए भी कि दिल्ली की जरूरत ज्यादा है, दिल्ली में ऑक्सीजन जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं होता है, बाहर से आता है सिलेंडर। इस देश में अराजकता का ये माहौल है कि टैंकर लूट लिए जाते हैं। हरियाणा की पुलिस कहती है यहां से जाएगा नहीं पानीपत से सिलेंडर, और ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को लिखना पड़ा, अपोलो की संगीता रेड्डी जी को लिखना पड़ा कि आईओसी पर टैंकर खड़ा है, वहां से हरियाणा पुलिस निकलने नहीं दे रही है पानीपत से। ये क्या हो रहा है इस देश में, ये मैं पूछना चाहती हूँ। ऑक्सीजन की जो किल्लत देश में, ये सच है कि देश की राजधानी में तरह जगह जगह से लोग आते हैं इलाज कराने, और यहाँ पे प्रचुर मात्रा में होना चाहिए था, लेकिन इसके लिए मैं फिर से कहूंगी, जितनी दोषी मोदी सरकार है, जितने दोषी अमित शाह होंगे, जितने दोषी डॉक्टर हर्षवर्धन है, उतने ही दोषी अरविंद केजरीवाल भी है। जबानी जमा खर्च मत करिए, सुर्खियां मत बटोरिए, उसका वक्त निकल चुका है आज भी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि जितना उन्होंने मांगा है उससे कम उनको ऑक्सीजन मिल रहा है। इसके बारे में केंद्र सरकार को जरूर जवाबदेही बनती है, जवाब देना पड़ेगा उनको। और आपका जो दूसरा सवाल था वैक्सीनेशन को लाइटली, मुझे नहीं लगता लाइटली इज, आई थिंक लाइटली इज अ वेरी लाइट वर्ड। वैक्सीनेशन को लाइटली नहीं दिया जा रहा है। ये दिन दहाड़े क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। मैं बिल्कुल इस बात से, मैं कई लोगों का बयान सुनती हूं कि ऑक्सीजन की कमी से अगर लोगों की मौत हो रही है तो कोरोना से मौत मानी जाए या क्रिमिनल नेग्लिजेंस से मानी जाए? जो शासन है वो कंप्लिसिट है इस मौत में कि नहीं है? ये सवाल तो पूछना बनता ही है ना। और उसी वजह से मैं कहती हूं कि अगर वैक्सीन एक स्तंभ है ट्रीटमेंट कोरोना से लड़ने का, तो हम उस स्तंभ पर बुरी तरह से विफल हो चुके हैं। हमारी क्या प्लानिंग थी? हमने जब वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू करी, हमने जब 10 करोड़ डोजेज का नेगोशिएशन किया सीरम से, जब भारत बायोटेक को लाए, राहुल गांधी जी ने पिछले साल अगस्त में कहा था वैक्सीन के बारे में पॉलिसी बनाइए, वैक्सीन के बारे में बात करिए, वैक्सीन कैसे कैसे किसको किसको मिलेगी करिए। आपने 10 करोड़ का ऑर्डर क्यों डाला था? देश में तो कोमॉर्बिडिटी वाले 30 करोड़ लोग हैं। 30 करोड़ लोगों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी, हार्ट जैसी बीमारी है। उनके बारे में आपने क्या सोचा था? अगर कोई 25 साल का युवा है और उसको हार्ट की तकलीफ और डायबिटिक है तो उसको वैक्सीन अभी तक नहीं लगा। किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, उसकी 30 साल उम्र, उसको वैक्सीन अभी तक नहीं लगा। लेकिन हाँ, देवेंद्र फडणवीस जी के चुस्त दुरुस्त भतीजे को वैक्सीन लग जाता है और वो उसकी बेशर्मी से पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर नुमाइश तक करते हैं। तो ये तो नहीं चलेगा ना, दो पैमाने तो हिंदुस्तान में नहीं चल सकते। धन्यवाद। अगला सवाल लेता हूं अब्दुल बारी सिद्दीकी का। अब्दुल जी। मेरी आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही? हाँ आ रही है। मैडम, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, आई होप यू आर गुड टू। बहुत यार जोश में है आप, माशाल्लाह। बहुत जोश में नहीं, मैं थोड़ा गुस्से में हूँ आज। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो बैड प्रेस जो मिल रहा है इंटरनेशनल मीडिया में, वो आसियान न्यूज़पेपर ने भी जो आर्टिकल शायद किया था वहां से, टाइम्स से लेकर, उसके बाद हमारा जो हाई कमीशन है वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, उसने उसके एक रिजॉइंडर भेजा था, उसने उसको पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया। अभी ली माउंट में जो है तो एडिटोरियल आया, उसमें खूब मजाक उड़ाया कि इंडिया खुद को जो है तो एक फार्मेसी हब पेश कर रहा था, जो सिचुएशन हो गई विद इन 3 months। तो इसके बारे में क्या कहेगी? और दूसरा एक और सवाल ये है कि वो यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास ना ऑक्सीजन की कमी है ना कोई किसी और चीज की कमी है, जो इस तरह की बात करेगा एनएसए इन्वोक किया जाए उसके अगेंस्ट में। ये 2 सवाल है मेरे। मैं पहले आपकी इंटरनेशनल प्रेस की बात का जरूर जवाब दूंगी। इंटरनेशनल प्रेस जब तक मोदी जी का गुणगान करता रहा, जब तक उनको सेवियर कहता रहा, जब तक उनको हाई क्लाइंबर कहता रहा, तब तक इंटरनेशनल प्रेस बहुत ही स्वतंत्र था, बहुत ही अच्छा था, भारत का मित्र था। लेकिन अब इंटरनेशनल प्रेस देश के खिलाफ साजिश कर रहा है। यही जवाब आपको मोदी सरकार से, उनके अभद्र प्रवक्ताओं से, उनके मंत्रियों से और प्रधानमंत्री कार्यालय से अब मिलेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय जो पहले भारत में इंटरव्यू नहीं देते थे लेकिन दौड़ के इंटरनेशनल प्रेस में देते थे, अब इंटरनेशनल प्रेस एक साजिश का जरिया बन गया। सच यह है कि इंटरनेशनल प्रेस तो क्या, आज सोशल मीडिया आपको असलियत दिखा रहा है। जो असलियत
पूरे सम्मान के साथ। आप लोग तो फिर भी दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आप लोगों के द्वारा दिखाया गया जो सच है ग्राउंड लेवल का, उसको दिखाने से कतराता है। और उसी के बेसिस पर मैं ये कह रही हूं कि आज भी ऐसे लोग हैं जो सिस्टम के पीछे छुपाने की सरकार को कोशिश कर रहे हैं। कब तक छुपाइएगा सिस्टम के पीछे? जो लाशों का टीला लग रहा है वो इतना ऊंचा नहीं कि उसके पीछे प्रधानमंत्री जी छुप जाएंगे। आप देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, लेमॉन की आपने बात करी, ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर की आपने बात करी, कौन सा ऐसा पब्लिकेशन रह गया है जो भारत की स्थिति बयां नहीं कर रहा है? और स्थिति बयां करने में मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतना आक्रोश क्यों है। आप अभी भी परसेप्शन मैनेजमेंट, अभी भी रियलिटी और परसेप्शन के डिफरेंस में ही आप जूझ रहे हैं। सरकार अभी भी ट्विटर अकाउंट, हैंडल्स, ट्वीट्स को डिलीट कराने में प्राथमिकता है। अरे महानुभावों, लोगों को बचाना प्राथमिकता रखिए। जो उनके बारे में लोग बता रहे हैं वो प्राथमिकता नहीं है आपकी। तो पहला सवाल का तो जवाब यह है कि इंटरनेशनल प्रेस जो दिखा रहा है वो शायद हमारे देश की, हमारे सरकार की असलियत और विफलता दिखा रहा है। सरकार उसको नजरअंदाज करेगी, दरकिनार करेगी ये कहकर कि ये साजिश है। लेकिन यही प्रेस जब मोदी जी की वाहवाही करता था तो ये बहुत बढ़िया प्रेस था, ये हिंदुस्तान का मित्र था, ये हिंदुस्तान की असलियत दिखाता था। जब आज असलियत दिखाई जा रही है तो उसको झुठला दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा हु इज वॉशिंगटन पोस्ट। एक प्रवक्ता है, उन्होंने मुझसे कहा हु इज टाइम। Well, Time magazine is the one where your prime minister was willing to give his left arm to be on the cover of. That is what Time magazine is. Anyways, दूसरा आपका सवाल मेरे गृह प्रदेश उत्तर प्रदेश को लेकर था। तो देखिए, तुगलकी फरमानों का और लोगों को परेशान और त्रस्त करने का अगर कोई भी जरिया ढूंढना हो तो ज्यादा दूर मत जाइएगा। आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, एनएसए लगेगी, प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, डॉक्टर को जेल में डाल देंगे। इलाज कौन करेगा ये योगी जी मुझे बताएं। क्या योगी जी अब आला पहनकर इलाज करने जाएंगे लोगों का? क्या इनके प्रशासन के निरंकुश अधिकारी जो डॉक्टर को जेल में डालते हैं जाएंगे इलाज करने लोगों का? पहले सीएमओ की चिट्ठी लेके आओ, फिर समिति बताएगी कितना ऑक्सीजन लगेगा, पुलिस की परमिशन लेके आओ। मतलब एक व्यक्ति जो कि ऑक्सीजन के सहारे अपनी जिंदगी गुजार रहा है घर पर, अगर उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है तो पहले तो वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लाए, पुलिस की परमिशन लाए, फिर उसको ऑक्सीजन मिलेगा। ज्यादातर लोग आज संक्रमित है, कौन जाके ला सकता है ऑक्सीजन, जरा बताइए मुझे। कालाबाजारी का हर बांध टूट गया उत्तर प्रदेश में। रेमडेसिविर सुनने में आ रहा 30-35 हजार की मिल रही है। और उसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री आकर कहते हैं हमारे यहाँ ऑक्सीजन, हॉस्पिटल बेड, अस्पताल और दवाइयां पर्याप्त मात्रा में है। अगर पर्याप्त मात्रा में है तो मौत का मंजर उत्तर प्रदेश की गलियों में क्यों दिख रहा है योगी आदित्यनाथ जी? इसका भी जवाब दे दीजिए। Please tell briefly in English in my first question's answer in English about as far as the international. international press is concerned, the international press is only showing the reality as it's unfolding in the streets of this country. The international press was lauded and chased by the Modi government as long as they were writing all good things about the prime minister. But the moment the international press starts telling you the realities of this country, it becomes a conspiracy against India. They are hatching conspiracies, whether it's Wall Street Journal, Washington Post, New York Times, the Time magazine, Le Monde, the Australian newspaper, everything. And look at the brazenness of the government of India sending rejoinders. The reality is that the government is still deeply involved only with correcting perception, only with getting tweets deleted, only with blocking Twitter handles. They are not willing to address the reality. They're only willing to manage the perception. So international press is showing the right things. It's also unfolding in the country on social media. How long will the mainstream media, mask the failures of this government? They're out there in the open. The fault lines cannot be bridged. That's the first question. The second question, as far as Uttar Pradesh is concerned, you were right about the NSA being evoked. If there is anybody who raises questions on oxygen paucity, if anybody raises questions on oxygen paucity, your property could be seized. You may land up in jail if you're a doctor and you raise a pertinent issue, just like in Kanpur, the DM jailed a doctor. You earlier needed a certificate from the CMO to be hospitalized. Thank God that was withdrawn. Then there was another order issued by the government of Uttar Pradesh that the committee set up by the government will decide how much oxygen is going to be administered to the patient and not the doctors. So all kinds of silly things will happen in Uttar Pradesh. Panchayat elections will also happen in Uttar Pradesh, local body elections. And the chief minister will come on record and say that there is absolutely no shortage of anything in UP, whether it's hospital, beds, oxygen, remdesivir, vaccines, nothing.
I mean, the simple question should be then, what were you waiting for? And why are you letting people die on the streets? Because there are people dying on the streets, and those images are very, very troublesome. They're very scary. Thank you. Thank you. Thank you, Supriya ji. Before I move to the next question, I just wanted to share with you that while we are at it, the High Court has told Center that it appears you want people to die. They don't have oxygen, and now they don't get remdesivir either under new protocol. Is this the Delhi High Court? It seems it's a PTI alert. So I just wanted to share that. Sure. Moving to the next question, Prashant from Times Now. Prashant is someone who's been reporting outside the hospital and from the street. Yes, I've seen his reports. Prashant. Hi, Supriya ma'am. Good evening. Hi, good evening, Prashant. Ma'am, you just talked about the state of Uttar Pradesh, or the Chief Minister, in fact, is coming out and at various occasions he has said that, there's no shortage of oxygen, there's no dearth of bed over there. So we were reporting from Ghaziabad today, from Indirapuram, there's a Gurudwara that is doing a tremendous job of providing oxygen cylinders and whatnot. Yeah. Sadly, there were people on a stretch of road extending up to 200, 300 meters. Beds have been put up over there in just a sheer tent. Oxygen cylinders are lying over there, and people are being treated not only on the beds over there, on the cots, but also those people who cannot even get onto those beds. They are being treated in their cars. Some of them are sitting on their bonnets, some of them in the front seat, back seat. I mean, how do you see this? Because there is a contrasting image coming in from what the Chief Minister has been claiming. Man, you come from Uttar Pradesh, you know how the situation there is. The Congress's response on this, please. In the month of March, in the month of March around Holi, I had to tend to a patient in Lucknow, and I was shocked. I was absolutely shocked that in the capital city of Uttar Pradesh, private testing had been banned. I could not get the private testing companies to come and do a COVID test, which was the norm up until January. I could not get it. And I was appalled. And I kept talking about it in every debate. I tweeted about it. I asked the CMO, and he says, no such order. Maybe they're not doing it on their own. But there was an absolute clampdown on private testing. The government testing was happening and the results were coming. And this is only a month back, by the way. The results were coming after 4, 5, 6 days. And in Corona, most of you, I see your Twitter timeline, you're battling with friends who are fighting this disease. In Corona, 4, 5, 6 days is a very long time. The patient worsens very, very rapidly. The chest infections and the pneumonia spreads very rapidly. So as far as Uttar Pradesh is concerned, I think it's a study in being insensitive. It is a study in misgovernance, and it's a study in what ego of one man can do to a state. I mean, God bless his health, but Yogi Adityanath was inflicted with this himself. He found a bed. I'm not so sure if he's out and if he's tested negative so far, but to be insensitive and to say that for doctors and for medical practitioners and hospitals, if they raise a red flag, their property will be seized, NSA will be slapped against them. I mean, what sort of the state are we looking to administer? I think that's a very basic question that anybody would want to ask the state of UP. And you are right, the images are so contrasting. You go to hospitals in Greater Noida, Gorakhpur, his home city, and a city right next to Maharajganj, a constituency that I work very closely in. There is a acute shortage of oxygen. There are people who are joining their hands and putting out videos. For 4 or 5 days, they haven't found a bed. For 4 or 5 days, they haven't found oxygen. In the city of Gorakhpur, in his hospital, the Gorakshnath Hospital. So with what moral compass does Mr. Yogi talk about, everything being in abundance, when the reality is people are dying due to the lack of resources? He has to perhaps just wake up, smell the coffee, and see some of your Twitter timelines, see some of the visuals that are being put out on television. I mean, it's all right for a government to have an ego, but you can't live in denial, because your denial is costing people their lives. Thank you. Sorry, Seema Gilji is there. She wants to ask a question. Seema ji, please ask. No. Yeah, hi, Supriya, and thanks that you are concerned, because it's a time when we have to collectively take the initiatives, being a responsible citizen of this country. My question is, because there is lots of examples we have already discussed about the scenario, but right now in the country, people are dying and nobody are here to help them.
एज ए मीडिया प्रोफेशनल आई हैव लॉट्स ऑफ स्टोरीज जो हर रोज मैं न्यूज रूम में शेयर करती हूँ, एंड देन बहुत सारे लोग हेल्प के लिए कॉल करते हैं. अनफॉर्चुनेटली देयर इज वन, आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल बिकॉज इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द sincerity of the department and government that should be responsible for the in this situation. I'm basically belong to Haryana and there is a one district Rewari. 2 दिन पहले वहां पर एक हेल्पिंग लाइन थी, कोविड हेल्पिंग लाइन, दैट हैज बीन डिसकंटिन्यू बिकॉज ऑफ बिल पेमेंट ड्यूज था. एंड आई वाज शॉक्ड कि इन दिस सिचुएशन जब लोग मर रहे हैं, एक हेल्पिंग लाइन होती है वो जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपको वहां से कम्युनिकेट कर सकते हैं आप सिस्टम को, लेकिन वो बंद पड़ी और कोई उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं. हम लोगों ने स्टोरी उठाई एंड देन उसके बाद 1 दिन के बाद उसको कंटिन्यू किया. तो ये एक्चुअली ग्राउंड पे रियलिटी है. जब हम जिस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं वहां पर हमें लिव विद डिग्निटी हमें कहा जाता है कि इट्स आवर राइट. और अब जब हम जीने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास कोई हेल्प नहीं है, ऑक्सीजन से के बिना लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं. बहुत सारे हम मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड है जो अपने घर नहीं जा पा रहे क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, फैमिली में उनके सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं, उनके साथ वो नहीं, अकेले रह रहे हैं. एंड एवरीवन इज हेल्पलेस, कोई कुछ नहीं कर रहा है. क्या उस वक्त में जब हम लोग सब, अगर कहीं पर फाइनेंशियल करप्शन होता है तो उस पर चार्जेस लगते हैं, केस चलते हैं, बहुत सारे ऐसे स्कैम्स हैं जो हमारे सामने आए. लेकिन इस टाइम पे जब लोग मर रहे हैं, क्या उस टाइम पे लोग जो अकाउंटेबल हैं, जब सरकार और सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो रहा है, क्या उन पर सवाल नहीं उठने चाहिए? क्या उनको कोर्ट में नहीं लेके जाना चाहिए कोई एक ऐसा सिस्टम? बिकॉज एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसा रास्ता है जहां से सरकार को, सिस्टम को सवाल किया जा सके और वो आंसरेबल हो, क्योंकि दे आर अकाउंटेबल फॉर दैट. देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि सार्वजनिक जीवन में जो भी है और चुनी हुई सरकारें तो सबसे ज्यादा अकाउंटेबल लोगों के प्रति है. लोगों ने ही आपको चुनकर सरकार बनाने का मौका दिया है, लोगों के ही वोट से चुनकर ये आश्वासन आपको मिला है, उनका विश्वास आपको मिला है कि आप सरकार बना सके. तो कोई भी अगर इस दंभ और अहंकार में है कि हम लोगों के प्रति उदासीन हो जाएंगे और सरकारें चलती रहेंगी, वो शायद मुगालते में जी रहा है. क्योंकि लोग जितने प्यार से आपको सत्ता देते हैं उतनी ही बदहाल करके आपसे सत्ता छीन भी लेते हैं. और सबसे ज्यादा जवाबदेही तो चुनी हुई सरकारों की लोगों के प्रति होनी चाहिए. और लोगों की जो हालत है, जो बेबसी है, जिस बेदम तरीके से लोगों की मौत हो रही है, मुझे लगता है जवाबदेही बनती है सरकार की. लेकिन जहां तक आपने कोर्ट की बात करी, मुझे लगता है कि हाई कोर्ट्स बहुत सारी जगह के, चाहे वो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाई कोर्ट हो या दिल्ली का हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट के पास जो लोग गए हैं और हाई कोर्ट ने कई बार सुओ मोटो भी इन चीजों का संज्ञान में लेकर अच्छे निर्णय दिए हैं, अच्छे डायरेक्शंस दिए हैं. चुनी हुई सरकारों को हाईकोर्ट की बात माननी चाहिए और उनके प्रति न्यायपालिका में आस्था रखनी चाहिए. और इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सब कुछ बंद करके हमारे पास सारा आए, तो उस पर थोड़ी सी आपत्ति लोगों ने जताई थी. मेरा अभी भी मानना है कि न्यायपालिका का बहुत पुरजोर रोल है, लेकिन सबसे पहला रोल कार्यपालिका का है, सबसे पहला रोल चुनी हुई सरकारों का है. आपको चुनकर एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दी गई है और आप अगर आंख पर पट्टी बांधकर बैठ जाएंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन उसी तरह से विफल हो जाएगा जैसे आज की तारीख में हो गया है. आप उदासीन नहीं हो सकते हैं, आपको उदासीन रहने का हक नहीं है. और हक इसलिए नहीं है क्योंकि आप चुनी हुई सरकार हैं. आपको इसीलिए बिठाया गया था कि हैवी देवी के इस समय, बीमारी महामारी के इस समय, वैश्विक महामारी के इस समय आप लोगों की मदद करेंगे. लेकिन आप ना तो लोगों की जान बचा पा रहे हैं, ना उनकी जीविका बचा पा रहे हैं. Thank you, Supriya ji. I don't think we have run out of questions. Just to sum up, as you said, कि जिस सरकार में एसेंशियल सर्विस की परिभाषा इमारतों का निर्माण हो, और वो सिर्फ इसलिए कि उस इमारत पे उस शासक की तख्ती लगाया जा सके जिसपे वो दंभ कर सके, तो सिर्फ ये समय का तकाजा है कि वो तख्ती, जो शासक की तख्ती लगेगी, वही किसी दिन उसकी असफलता की इबारत कहेगी आने वाले समय में. आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सुप्रिया जी, और बहुत बहुत धन्यवाद. सब लोग सुरक्षित अपने रहिए. मित्रों का सब सुरक्षित रहें. धन्यवाद आप सबका.